हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ। आज की ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स में अगस्त महीने के पहले सप्ताह की करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो अगस्त महीने के फर्स्ट वीक से यानी कि 1 से लेकर के 7 अगस्त के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे हम लोग आज की इसी एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। डेफिनेटली आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि जुलाई महीने की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, जिसमें हम लोगों ने पूरे मंथ की जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको रिवाइज किया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के देखने के बाद आप उसे भी जरूर देखें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से कौन से देश के अंदर आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के अंदर भाग लेंगे। तो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से ट्राई करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। इस बार जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होने वाला है वो 22 अगस्त को साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एग्जैक्ट जगह आपसे पूछें तो दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे बड़ा शहर है यानी कि जोहान्सबर्ग, यहीं पर इसका आयोजन होने वाला है। और यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिक्स में टोटल 5 देश आते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है साउथ अफ्रीका, और इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। आपको बताना है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। CBIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो भारत में अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क के लिए ये बोर्ड है, और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं संजय कुमार अग्रवाल। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। इनसे पहले थे विवेक जौहरी, लेकिन अब इनकी जगह पर आ चुके हैं संजय कुमार अग्रवाल। यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस आपको बताया तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। BVR सुब्रमण्यम कौन है, ये वर्तमान समय में नीति आयोग के CEO हैं, नीति आयोग के ये CEO हैं। देन ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से शहर के अंदर उन्मेष और उत्कर्ष नामक उत्सव का उद्घाटन किया है। तो ये जो दोनों फेस्टिवल्स हैं वो हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर आयोजित किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो दोनों फेस्टिवल हुए हैं उन्मेष और उत्कर्ष, ये कौन से फेस्टिवल हैं ये मैं आपको बताता हूँ। उन्मेष नाम का जो फेस्टिवल है ये भारत में अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक महोत्सव होता है। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड याद रखना है। उन्मेष जो है वो भारत में होने वाला एक साहित्यिक महोत्सव होता है, और क्योंकि ये साहित्य का फेस्टिवल है इसी कारण से इसको संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत जो साहित्य एकेडमी है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर उत्कर्ष की बात करें तो उत्कर्ष नाम का जो महोत्सव है ये भारत का एक जनजातीय कला महोत्सव है, जनजातीय कला महोत्सव ये होता है, और इसको आयोजित करती है संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी। और ये जो दोनों संस्थाएं मैंने आपको बताई, साहित्य एकेडमी और संगीत नाटक एकेडमी, दोनों के दोनों भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जाएगा आप उसका आंसर इजिली कर पाएंगे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोनों के दोनों भोपाल के अंदर हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि जुलाई महीने के अंदर इसकी अनाउंसमेंट हुई थी और अब ये अवार्ड दिया जा चुका है। तो यहाँ पर सवाल ये है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये हर साल बाल गंगाधर तिलक की जो पुण्यतिथि होती है यानी कि 1 अगस्त उसी के अवसर पर दिया जाता है, और इस बार ये पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस अवार्ड को रिसीव करने वाले 41वें व्यक्ति बन गए हैं। 41वें व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। 25 से लेकर के 28 सितंबर तक इनमें से कौन सा शहर विश्व कॉफी सम्मेलन के 5वें संस्करण की मेजबानी करेगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस इस बार होने वाली है वो पहली बार भारत के अंदर आयोजित की जाएगी।
इससे पहले ये जो सम्मेलन है वो भारत में कभी भी नहीं हुआ था। तो इसका जो 5वां संस्करण होने वाला है उसकी मेज़बानी भारत को दी गई है और ये भारत के जिस शहर में होगा उसको भारत की कॉफ़ी कैपिटल के नाम से जाना जाता है, यानी कि बेंगलुरु में। तो इस तरीके से आपको याद रखने में भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विश्व कॉफ़ी सम्मेलन जो है वो सितंबर महीने के अंदर आयोजित होने वाला है। आपको बता दूं कि जो भारत का कर्नाटक राज्य है वो कॉफ़ी उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य भी है। तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अगर आपका एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। सवाल यहाँ पर यह है कि विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं भारत में। तो विश्वनाथन आनंद के बारे में आप जानते हैं, ये 5 बार के शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और 1987 से ही ये भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हुए थे। लेकिन इनको हाल ही में पीछे छोड़ा है भारत के एक दूसरे खिलाड़ी ने जिनका नाम है गुकेश डी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं 17 साल के जो गुकेश डी हैं ये अब भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुकेश डी जो हैं ये मैंने आपको बताया 17 साल के हैं और ये तमिलनाडु के एक फेमस चेस प्लेयर हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये है चेस की वर्ल्ड रैंकिंग जो कि लाइव अपडेट होती है, तो इसमें कभी भी कोई भी बदलाव हो सकता है। तो गुकेश डी जो हैं आप देख सकते हैं भारत की तरफ से इस सूची में टॉप पर हैं। इनकी अभी के समय रैंक 7वीं है, लेकिन मैंने आपको बताया ये कभी भी बदल सकता है। तो गुकेश डी भारत के सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। विश्वनाथन आनंद यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी के समय 9वें नंबर पर हैं और पूरी दुनिया के जो सबसे बेस्ट चेस प्लेयर हैं उनका नाम है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे कंट्री से आते हैं। तो इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। देन इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है 29 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक दिल्ली पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो दिल्ली में बुक फेयर लगता है, दिल्ली का जो पुस्तक मेला होता है, ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाता है और इस बार इसका 27वां संस्करण हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपसे इसकी थीम भी पूछ सकते हैं। दिल्ली बुक फेयर की जो थीम है वो रखी गई है बुक्स इन नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। तो ये आपको जरूर याद रखना है। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक साथ देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रख दी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपको बता दूं कि एक योजना है जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना और इसी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए की लागत से इन 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जाएगा, यानी कि इनको रीडेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। भारत के केंद्रीय गृह सचिव का नाम आपको बताना है जिनका कार्यकाल 22 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो भारत के जो गृह सचिव है यानी कि होम सेक्रेटरी, उनका नाम है अजय कुमार भल्ला और हाल ही में क्या हुआ है, इनका कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि ये 2024 में अगस्त महीने तक भारत के होम सेक्रेटरी बने रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अजय कुमार भल्ला। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के जो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा, उनको कितने साल का विस्तार मिला है। तो राजीव गौबा जो कि भारत के इस समय कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, इनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अगस्त 2024 तक भारत के कैबिनेट सचिव बने रहेंगे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लॉन्च किए गए स्टडी इन इंडिया पोर्टल का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आप लोग पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका आंसर आप इजीली गेस कर सकते हैं। स्टडी इन इंडिया जो प्लेटफॉर्म है, ये जो विदेशी लोग हैं अगर वो भारत के अंदर पढ़ाई करना चाहते हैं, भारत के अंदर शिक्षा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक वन स्टॉप पोर्टल है, यानी कि इस पोर्टल के ऊपर उनको हर तरह की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। भारत के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा वो वीज़ा के लिए भी इजीली आवेदन कर सकते हैं। तो स्टडी इन इंडिया प्लेटफॉर्म क्या है, ये भारत के अंदर विदेशी छात्रों की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया गया है। अगर आपने वीडियो को रोक करके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी तो यहाँ पर आपने ऑप्शन एलिमिनेशन के जरिए ही इसका आंसर कर लिया होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा
और ये आपको जरूर याद रखना है कि इसको दो लोगों ने संयुक्त रूप से शुरू किया है। एक तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और दूसरे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, एजुकेशन और विदेश। 3 अगस्त 2023 को निम्न में से किसने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? तो एनएमडीसी लिमिटेड जो भारत के अंदर खनिज विकास के लिए काम करती है, ये आप जानते हैं भारत में आयरन ओर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, यानी कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो एनएमडीसी लिमिटेड ही है। तो हाल ही में इसका जो नया लोगो है वो रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पुराना लोगो ये है और अभी इसका जो नया लोगो रिलीज किया गया है वो आपके सामने है। तो एनएमडीसी लिमिटेड का नया लोगो लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको क्या लॉन्च किया है? ये भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, आप जानते हैं। ये नागरिक उड्डयन मंत्री तो हैं, इसके अलावा ये भारत के इस्पात मंत्री भी हैं। भारत के ये इस्पात मंत्री भी हैं और जो एनएमडीसी लिमिटेड है ये भारत के स्टील मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। तो इसी कारण से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में इसका लोगो लॉन्च किया है। यहाँ पर आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता दूं कि एनएमडीसी लिमिटेड ने हाल ही में एक भारत की मशहूर बॉक्सर जिनका नाम है निखत जरीन, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। निखत जरीन ये भारत की एक फेमस बॉक्सर हैं, ये एनएमडीसी की ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन से राज्य के अंदर आदि चनलूर संग्रहालय की आधारशिला रखी है? आदि चनलूर म्यूजियम जो है ये बनाया जाएगा तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के अंदर। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के अंदर आदि चनलूर नाम की जो जगह है यहीं पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई में कई सारे पुरातत्व अवशेष प्राप्त किए हैं, तो उनके संरक्षण के लिए यहाँ पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में उस म्यूजियम की आधारशिला रख दी है। यहाँ पर आपको बता दूं थूथुकुडी जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, ये हाल ही में एक और चीज के लिए न्यूज में था। क्यों? क्योंकि यहाँ का एक पान है जिसको बोलते हैं आथूर बीटल लीफ, आथूर बीटल लीफ, और इसको हाल ही के अंदर जीआई टैग मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन से राज्य ने 19वीं द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी की है? द रूबरू नाम से भारत के अंदर जो मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता होती है, ये जिस तरीके से मिस इंडिया महिलाओं के लिए होती है उसी तरीके से पुरुषों के लिए होती है द रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता। तो इस बार इसकी मेजबानी की है गोवा राज्य ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, वो चीफ गेस्ट के रूप में इसमें शामिल हुए थे। तो गोवा के अंदर इसकी मेजबानी की गई है 2023 के अंदर। फिर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि सरकार कब से ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो इन तीनों चीजों के ऊपर 28% जीएसटी लागू करेगी। तो जीएसटी परिषद की इससे पहले जो 50वीं बैठक हुई थी उसके अंदर यह डिसीजन लिया गया था कि इन तीन चीज़ों के ऊपर यानी कि ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कसिनो पर 28% का जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये लागू कब से होगा ये अब डिसाइड किया गया है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 51वीं मीटिंग हुई है और ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी। तो इसी मीटिंग के दौरान फैसला लिया गया है कि जो इन तीनों चीज़ों के ऊपर ये लागू होगा 28% जीएसटी, वो 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा, अक्टूबर महीने की पहली तारीख से। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 अगस्त को जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो जीएसटी काउंसिल की जो 51वीं बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता की है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा ही किया जाता है। फिर इसके बाद अगला सवाल है 1 और 2 अगस्त को G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कौन से स्थान पर आयोजित किया गया है? तो आप जानते हैं कि वर्तमान समय में G20 का अध्यक्ष अपना भारत देश है, तो भारत में ही कहीं ना कहीं पर हुआ है। तो भारत में गुजरात राज्य की जो राजधानी है यानी कि गांधीनगर, वहां पर एक महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर है, वहीं पर यह सम्मेलन हुआ है। और इस सम्मेलन का मेन मकसद था कि जो महिलाएं हैं उनका निजी क्षेत्र में उनके नेतृत्व और एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना। तो G20 एम्पावर समिट कहाँ पर हुआ है? गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर। यहीं पर हाल ही में एक और सम्मेलन हुआ था, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? वो है सेमिकॉन इंडिया 2023। सेमिकॉन इंडिया 2023
ये सम्मेलन भी गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर ही हुआ था। देन इसके बाद अगला है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण 27 से लेकर के 29 अक्टूबर तक कौन से स्थान पर आयोजित किया जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो कि एक एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रदर्शनी होती है, इस बार इसका आयोजन होना है नई दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो नई दिल्ली में अक्टूबर महीने के अंदर इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आपको नई दिल्ली से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूँ। हाल ही में नई दिल्ली के अंदर ही जो प्रगति मैदान है, वहां पर भारत मंडपम बनाया गया है। भारत मंडपम ये एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर है। इसके अलावा नई दिल्ली के अंदर ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा युगे युगीन भारत। ये भी पीएम मोदी ने अनाउंस किया है। तो इन दोनों चीजों के बारे में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो 7वां संस्करण होगा, उसकी थीम रखी गई है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, यानी कि वैश्विक डिजिटल नवाचार। फिर इसके बाद अगला है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 कौन से शहर के अंदर 17 से लेकर के 19 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। तो अक्टूबर महीने के अंदर ही एक और महत्वपूर्ण सम्मेलन होगा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। तो ये मैरीटाइम क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जाएगा और ये भी होगा नई दिल्ली के अंदर ही। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर ये क्वेश्चन स्पोर्ट करंट अफेयर से है। आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टॉर्नियो डेल सेंटिनेरियो प्रतियोगिता जीत ली है। टॉर्नियो डेल सेंटिनेरियो ये जो प्रतियोगिता हुई है, इसके बारे में मैं आपको सारी चीजें बताता हूँ क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। स्पेनिश हॉकी फेडरेशन, जिस तरीके से भारत में हॉकी महासंघ है, ऐसे ही स्पेन का जो हॉकी महासंघ है उसका नाम है स्पेनिश हॉकी फेडरेशन और उसको बने 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्पेनिश हॉकी फेडरेशन के 100 साल कंप्लीट होने के अवसर पर एक टूर्नामेंट हुआ है, इसी को नाम दिया गया है टॉर्नियो डेल सेंटिनेरियो। तो इस प्रतियोगिता में महिलाओं और पुरुषों दोनों का ही इवेंट हुआ था। तो महिलाओं का जो हॉकी टूर्नामेंट हुआ है उसमें भारत ने जीत लिया है। तो यहाँ पर आप देखिए स्पेन के हॉकी फेडरेशन के 100 साल कंप्लीट होने पर एक टूर्नामेंट हुआ और वहां पर भारत ने स्पेन को ही हरा करके ये टूर्नामेंट जीत लिया है। तो महिला वर्ग में भारत ने इसको जीता है। पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष में यहाँ पर स्पेन ने जीता है जहाँ पर ये हुआ था, और स्पेन ने फिर यहाँ पर इंग्लैंड को हराया था। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दोनों में किसने जीता है ये आपको ध्यान रखना है। महिलाओं में भारत ने और पुरुषों में स्पेन ने, जहाँ पर ये हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये पूछा गया कि कहाँ पर हुआ था। तो स्पेन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है नाइजर में तख्ता पलट की घोषणा के बाद निम्न में से किसने खुद को वहां का नेता घोषित किया है। तो नाइजर जो कि एक अफ्रीकी देश है, वहां पर हाल ही में तख्ता पलट हुआ है, यानी कि वहां की जो मिलिट्री है उसने सरकार को हटा करके खुद सत्ता अपने हाथों में ले ली है। तो नाइजर कंट्री के जो मिलिट्री जनरल हैं जिन्होंने अपने आप को वहां का लीडर डिक्लेयर किया है, उनका नाम है अब्दुल रहमान चियानी। अब्दुल रहमान चियानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे आपको बता दूं यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद बजौम। मोहम्मद बजौम यहाँ के प्रेसिडेंट थे, जिनको हटा करके अब्दुल रहमान चियानी जो है उन्होंने अपने आप को लीडर डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है, जिसके चलते भारत ने भी वहाँ पर नाइजर कंट्री के अंदर जो भारत के नागरिक हैं उनको नाइजर छोड़ने की सलाह दी गई है। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये हर साल होता है अगस्त महीने के पहले सप्ताह में, यानी कि 1 से लेकर के 7 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। फिर स्पोर्ट करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कौन से शहर के अंदर किया गया है। तो तीरंदाजी को अंग्रेजी में आर्चरी बोला जाता है और हाल ही में इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है। अब आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि इस टूर्नामेंट में भारत का जो प्रदर्शन है वो काफी बेहतर रहा है। तो आपको ध्यान से सुनना है। इस बार की जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुई है उसका आयोजन किया गया है जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब इस टूर्नामेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर पदक तालिका में नंबर 1 पर भारत ही आया है। पदक तालिका में भारत का स्थान है पहला। यहाँ पर भारत ने टोटल 4 मेडल जीते हैं। चारों में से जो 4 मेडल मिले हैं भारत को, इनमें से 3 तो गोल्ड मेडल हैं। इसके अलावा एक ब्रॉन्ज मेडल है,
ये उपलब्धि भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस चैंपियनशिप के इतिहास में, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के इतिहास में भारत ने कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था इससे पहले। तो पहली बार ही भारत ने स्वर्ण पदक जीता है और पहली ही बार में भारत ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो ये मेडल्स भारत को किन खिलाड़ियों ने दिलाए हैं, अब हम लोग ये देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन के अंदर वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया है। इस टूर्नामेंट में पदक तालिका में नंबर 1 स्थान अपने भारत देश ने हासिल किया है क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज सहित टोटल 4 मेडल जीते हैं। तो अब हम विनर्स के बारे में जान लेते हैं, भारत के जो विजेता हैं। इनमें से एक तो हैं अदिति गोपीचंद स्वामी। अदिति गोपीचंद स्वामी ने वुमेन्स के अंदर इंडिविजुअल कंपाउंड इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो जब भी तीरंदाजी का टूर्नामेंट होता है तो उसमें 2 तरह के टूर्नामेंट होते हैं, एक तो रिकर्व और दूसरा कंपाउंड। ये बस धनुष का फर्क होता है, अलग अलग प्रकार की धनुष होती है। जो कंपाउंड इवेंट होता है उसमें ही भारत के खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। रिकर्व में भारत को इस बार कोई भी मेडल नहीं मिला है। तो कंपाउंड में किन किन खिलाड़ियों ने जीते हैं, आइए उन्हीं के बारे में देखते हैं। तो अदिति गोपीचंद स्वामी ने महिलाओं की जो इंडिविजुअल कैटेगरी में इवेंट हुआ था उसको जीता है। और यहाँ पर अदिति गोपीचंद स्वामी ने 2 इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड भी बनाए हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये सबसे कम उम्र की आर्चरी में वर्ल्ड चैंपियन बनी है। इनकी जो उम्र है वो सिर्फ 17 साल है और इस तरीके से ये इस चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे कम उम्र की वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। दूसरा रिकॉर्ड ये है कि इन्होंने जो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है, ये इंडिविजुअल कैटेगरी में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का पहला गोल्ड मेडल है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओजस प्रवीण देवतले। ओजस प्रवीण देवतले इन्होंने पुरुषों की इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। जिस तरीके से अदिति गोपीचंद स्वामी ने महिलाओं की इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर गोल्ड जीता है, ऐसे ही ओजस प्रवीण देवतले जो है उन्होंने पुरुषों के इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड जीता है। फिर इसके बाद जो महिलाओं की कंपाउंड टीम थी उसने भी गोल्ड मेडल जीता है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, परनीत कौर, अदिति गोपीचंद स्वामी, इन तीनों खिलाड़ियों की जो वुमेन्स की टीम थी उसने भी यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ पर खास बात यह है कि ये जो गोल्ड मेडल था ये विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का पहला गोल्ड मेडल था। इन तीनों में से जो सबसे पहला गोल्ड मेडल मिला भारत को वो यही था। इसीलिए मैंने आपको जब अदिति गोपीचंद स्वामी के बारे में बताया था तो यहाँ पर बताया था कि ये भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल है। इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर पहला गोल्ड जीता है अदिति गोपीचंद स्वामी ने। ओवरऑल भारत को पहला गोल्ड मेडल वुमेन्स कंपाउंड टीम ने दिलाया है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस इवेंट के अंदर भारत को एक ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है जो कि दिलाया है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। तो इस टूर्नामेंट के बारे में इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के अंदर सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बन गई है? तो भारत की 17 वर्षीय अदिति गोपीचंद स्वामी जो हैं वो वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे कम उम्र की चैंपियन बन गई हैं। फिर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बर्लिन में आयोजित किए गए विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत की जो महिला कंपाउंड टीम है उसने कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सी पशु चिकित्सा दवा की बिक्री पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में गिद्धों की आबादी को बचाने के लिए 2 पशु चिकित्सा दवाओं पर रोक लगा दी है। एक तो है केटोप्रोफेन और दूसरी है एसिक्लोफेनोक। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। तो ये जो दोनों दवाइयाँ हैं ये मवेशियों में चिकित्सा के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन जब गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं और उनमें ये दवा होती है तो इससे गिद्धों की डेथ हो जाती है। तो इस कारण से भारत में गिद्धों की आबादी लगातार कम हो रही है और इसके संरक्षण के लिए ही सरकार ने इन दोनों दवाइयों को बैन कर दिया है। इससे पहले साल 2006 के अंदर भी सरकार ने इसी तरह की एक और दवाई को बैन किया था जिसका नाम था डाइक्लोफेनोक। डाइक्लोफेनोक क्योंकि इस समय बहुत तेजी से गिद्धों की आबादी कम हो रही थी इस दवाई के चलते। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देन इसके बाद अगला है NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए किस नाम से एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम करता है। तो NHAI ने हाल ही में भारत के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोगकर्ता हैं, जो भी लोग राष्ट्रीय राजमार्ग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए एक इंटीग्रेटेड मोबाइल ऐप बना दिया है जिसका नाम है राजमार्ग यात्रा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
तो राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप को NHAI ने लॉन्च किया है नेशनल हाईवे यूजर्स के लिए। चीन के नए विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चीन भारत का पड़ोसी देश है और वहां पर हाल ही में नए विदेश मंत्री बन गए हैं वांग यी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले थे किंग गैंग, लेकिन इनको बर्खास्त कर दिया गया है और वांग यी को वहां का नया विदेश मंत्री बनाया गया है। भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर। हाल ही में किस देश ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? तो ओशन शील्ड 2023 जो अभ्यास है ये एक नौसैनिक अभ्यास है जो कि रूस की नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें रूस के लगभग 30 जहाज और 6000 सैन्यकर्मी शामिल हुए थे। यानी कि बाल्टिक सागर में, जो कि यूरोप में है, यहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पर रूस ने एक अभ्यास किया है जिसका नाम है ओशन शील्ड 2023। 5G परीक्षण के लिए भारतीय रेलवे और किस IIT संस्थान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 5G की टेस्टिंग के लिए हाल ही में इंडियन रेलवे और IIT मद्रास ने एक समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इस समझौते के तहत इंडियन रेलवे और IIT मद्रास जो है ये दोनों मिलकर के सिकंदराबाद में, तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक संस्था है जिसको बोलते हैं इरीसैट, यानी कि इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकॉम। तो इसी संस्था के अंदर 5G टेस्ट बेड स्थापित किया जाएगा जहां पर यह परीक्षण किया जाएगा। तो 5G टेस्टिंग के लिए इंडियन रेलवे और IIT मद्रास ने समझौता किया है। IIT मद्रास हाल ही में कुछ और चीज़ों के लिए न्यूज़ में था, जैसे कि IIT मद्रास जो है ये भारत के बाहर अपना पहला IIT कैंपस ओपन करेगा तंजानिया के जंजीबार में। तंजानिया के जंजीबार में ये भारत का पहला IIT कैंपस ओपन करेगा विदेश में। इसके अलावा IIT मद्रास जो है वो NIRF जो रैंकिंग आई थी 2023 के अंदर, NIRF इंडिया रैंकिंग, उसके हिसाब से भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है ओवरऑल कैटेगरी में। तो इतनी आपको बातें याद रखनी है। अर्थ ओवरशूट डे 2023 कब मनाया गया है? तो अर्थ ओवरशूट डे जो होता है ये हर साल फिक्स नहीं होता है, इस बार ये 2 अगस्त को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ये मतलब है कि पूरे साल 2023 के लिए जो निर्धारित प्राकृतिक संसाधन थे उसको इंसानों ने 2 अगस्त 2023 तक ही समाप्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगस्त महीने के पहले सप्ताह के अंदर ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले 1 अगस्त को 2 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। एक तो WWW डे यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब डे। फिर इसके अलावा 1 अगस्त को ही भारत में मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। फिर 2 अगस्त को इस बार मनाया गया है अर्थ ओवरशूट डे। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। आप जानते हैं कि हिरोशिमा जो जगह है ये है जापान के अंदर, और साल 1945 में यहाँ पर अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम गिराया था। और ये इस साल भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है क्योंकि हिरोशिमा जापान के अंदर ही 2 इम्पोर्टेंट समिट इस साल के हुए हैं। एक तो G7 शिखर सम्मेलन और दूसरा क्वाड के नेताओं का शिखर सम्मेलन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर फर्स्ट वीक के बिल्कुल आखिर में यानी कि 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस जो है जब 7 अगस्त सन 2021 को भारत के भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में भाला फेंक के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, तो उसी इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए भाला फेंक दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर यानी कि MRI स्कैनर किसने लॉन्च किया है? तो MRI स्कैनर के बारे में आपको पता होगा, ये चिकित्सा के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ट्यूब जैसी डिवाइस होती है इसके जरिए शरीर के किसी भी अंग की जांच की जा सकती है। तो इसमें काफ़ी शक्तिशाली मैग्नेट्स होते हैं और ये रेडियो वेव्स का भी इस्तेमाल करता है जिससे शरीर के हर एक अंग की डिटेल्ड इमेज यहाँ पर जनरेट होती है। तो MRI स्कैनर जो है भारत ने अपना खुद का बना लिया है स्वदेशी रूप से, जिसको हाल ही में लॉन्च किया है भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर यानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है, तो उस कंपनी का नाम है वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर बेस्ड है। तो अभी अगला सवाल देखते हैं। चर्चित उपन्यास वेस्टर्न लेन की लेखिका कौन है? तो वेस्टर्न लेन नाम का एक नॉवेल है जो कि हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि इस बार का जो बुकर प्राइज है उसकी लॉन्ग लिस्ट हाल ही में जारी हुई है। इस लॉन्ग लिस्ट में के अंदर
कई सारे पुस्तकों को शामिल किया गया है, जिसमें एक भारतीय मूल की जो लेखिका हैं चेतना मारू, इनकी बुक को भी जगह मिली है जिसका नाम है वेस्टर्न लेन। तो इसी कारण से ये काफ़ी चर्चा में रही। तो आपको ध्यान रखना है, वेस्टर्न लेन नाम का जो नॉवेल है उसको लिखा है चेतना मारू ने। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये लंदन में रहने वाली एक भारतीय मूल की लेखिका हैं। अंगदान के मामले में कौन से राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार 2023 जीता है? तो अंगदान यानी कि ऑर्गन डोनेशन के मामले में भारत के जिस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, यानी कि जहां के लोगों ने सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशन किया है, वो है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु को हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह अवार्ड दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन से शहर के अंदर 132 में डूरंट कप का उद्घाटन किया है? तो डूरंट कप क्या होता है? ये फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है। फुटबॉल का ये पूरे एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है और इस बार इसका 132वां संस्करण जो है वो भारत के 3 शहरों के अंदर आयोजित किया जाएगा। एक तो असम के गुवाहाटी के अंदर, दूसरा असम के कोकराझार के अंदर और तीसरा पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। तो आयोजन तो इसका 3 शहरों के अंदर होगा, लेकिन पूछा गया है कि उद्घाटन कहाँ पर हुआ है। उद्घाटन इसका हुआ है असम के कोकराझार में, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बारे में है। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2023 कौन से स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो फुटबॉल का जो डूरंट कप होता है ये इस बार 3 शहरों के अंदर हो रहा है। गुवाहाटी, कोकराझार, ये दोनों असम के अंदर हैं, और कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। राजस्थान में 19 नए जिले बनाए जाने के बाद अब कुल जिलों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? तो जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी मार्च महीने में, तो भी मैंने आपको बताया था राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बनाए गए हैं, 19 नए जिलों का फॉर्मेशन हुआ है और अब राजस्थान में टोटल जिलों की संख्या बढ़ करके हो गई है 50, यानी कि 50 जिले हो गए हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपसे संभागों की संख्या भी पूछ सकते हैं, यानी कि टोटल अब डिवीजन कितने हो चुके हैं? तो डिवीजन की संख्या हो चुकी है 10। तो ये भी आपको याद रखना है। 5 अगस्त 2023 को किस भारतीय नौसेना जहाज ने सऊदी अरब के साथ में पैसेज अभ्यास यानी कि पासेक्स में भाग लिया है? तो पैसेज अभ्यास जो होता है ये एक विशेष तरह का अभ्यास है जो कि इंडियन नेवी के द्वारा समय समय पर अलग अलग कंट्रीज के साथ में किया जाता है आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए। तो हाल ही में इंडियन नेवी ने सऊदी अरब की नौसेना के साथ में एक पैसेज अभ्यास किया है और इसमें जो भारतीय नौसेना का जहाज गया था उसका नाम है INS चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो INS चेन्नई है ये एक डिस्ट्रॉयर जहाज है, यानी कि विध्वंसक जहाज है। अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवा विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए हाल ही में एक भारत के व्यक्ति है जिनका नाम है जयेश सैनी। इनको ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। आपको बता दूं एक ग्रुप है जिसका नाम है लाइफ केयर ग्रुप। लाइफ केयर ग्रुप और जयेश सैनी के नेतृत्व में ही लाइफ केयर ग्रुप ने अफ्रीका में, विशेष करके पूर्वी अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है, जिसके चलते इनको ये अवार्ड मिला है। किस क्रिकेट टीम के बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो एलेक्स हेल्स जो हैं ये इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रहे हैं। हाल ही में इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बस आपको कंट्री ही याद रखना है इसमें कि एलेक्स हेल्स जो हैं वो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मैंने इसके लिए कोई अलग से क्वेश्चन नहीं रखा है, इसी में मैं आपको साथ में बता रहा हूँ। आपको बताना है कि इनमें से किस देश के पूर्व कप्तान ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ज्ञानेंद्र मल्ल जो है ये नेपाल की क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन हैं। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल। 5 अगस्त 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के अंदर पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय महोत्सव 2023 यानी कि फेस्टिवल्स ऑफ लाइब्रेरीज 2023 ये हाल ही में आयोजित किया गया है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, और भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली। हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मिली हैं? तो इंडियन एयरफोर्स को हाल ही में इजराइल कंट्री से स्पाइक NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मिली हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
इसराइल के द्वारा ही स्पाइक मिसाइल्स को बनाया जाता है और स्पाइक मिसाइल के कई सारे वेरिएंट्स हैं, जिनमें से एक है NLOS, जिसका मतलब होता है नॉन लाइन ऑफ साइट। तो मेनली इन मिसाइलों का इस्तेमाल होता है पहाड़ी इलाकों में छुपे दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने के लिए। तो इंडियन एयरफोर्स को हाल ही में ये मिसाइल्स मिली हैं इसराइल देश से। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की बात हुई है तो एक महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि इस बार भारतीय वायुसेना की जो परेड होगी वो प्रयागराज के अंदर आयोजित की जाएगी। यूपी के प्रयागराज में इस बार की एयरफोर्स डे परेड होगी। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना है कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है? तो भारत में जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें से सबसे बड़ी कंपनियों को महारत्न कंपनी बोला जाता है। तो अब देश के अंदर 13 महारत्न कंपनी हो चुकी है। जो 13वीं महारत्न कंपनी बनी है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दूं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो इससे पहले नवरत्न कंपनी थी, लेकिन अब इसके स्टेटस को अपग्रेड करके इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। ये जो कंपनी है ये भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। देन इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आपके सामने है, अगस्त 2023 में ONGC विदेश लिमिटेड को कौन सी कंपनी का दर्जा दिया गया है? ONGC विदेश लिमिटेड जो है ये भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और अब इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये एक भारत की नवरत्न कंपनी बन चुकी है। इससे पहले ये भारत की मेरी रत्न श्रेणी 1 की एक सरकारी कंपनी थी, लेकिन अब इसको अपग्रेड करके नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। निम्न में से कौन से राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत 17 सितंबर को 1 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई है? तो अमृत वृक्ष आंदोलन जो है ये शुरू किया है असम की सरकार ने। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने राज्य के अंदर वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन की शुरुआत की है और इसके तहत आगामी 17 सितंबर के दिन 1 करोड़ पौधे एक ही दिन में लगाए जाएंगे। तो असम सरकार ने ये डिसीजन लिया है। इस क्वेश्चन में बताइए आपकी आंसर होगा, सरकार ने भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के तहत इलाज चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई श्रेणी के वीजा की शुरुआत की है? तो हाल ही में सरकार ने एक नई वीजा कैटेगरी शुरू की है ऐसे विदेशी नागरिकों के लिए जो कि भारतीय चिकित्सा प्रणाली के तहत भारत में इलाज कराना चाहते हैं। तो ऐसे विदेशी नागरिकों के लिए सरकार ने आयुष वीजा नाम से एक नई कैटेगरी शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन का संचालन किया है? पूरे विश्व की सबसे बड़ी विंड टरबाइन जो है वो हाल ही में शुरू हुई है चीन कंट्री के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये जो विंड टरबाइन है इसको बनाया है चीन के जिस कंपनी ने, उसका नाम है मिंग यांग स्मार्ट एनर्जी। मिंग यांग स्मार्ट एनर्जी, इसकी क्षमता है 16 मेगावाट और इसके जो रोटर का डायमीटर है वो है 260 मीटर और इसी कारण इस टरबाइन को नाम दिया गया है MYSE 16260। तो ये इसका नाम इसीलिए पड़ा है जो मैंने आपको बता दिया इनके मतलब क्या है। मिंग यांग स्मार्ट एनर्जी ने इसको बनाया है, 16 मेगावाट इसकी क्षमता है और इसके रोटर का डायमीटर जो है वो 260 मीटर है। तो पूरी दुनिया की ये सबसे बड़ी विंड टरबाइन है। भारत में कौन सा शहर IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो IAU का मतलब होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स। तो इसके द्वारा हर साल एक रेस होती है जिसको बोला जाता है IAU 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो अभी तक ये भारत में नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार इसको भारत में आयोजित किया जा रहा है। तो भारत के जिस शहर में ये आयोजित की जाएगी वो है हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि हैदराबाद शहर के अंदर ही इस बार भारत में पहली बार हुई थी इलेक्ट्रिक कारों की रेस, यानी कि फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप जो हुई थी भारत में इस बार पहली बार हुई थी हैदराबाद के अंदर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। भारतीय सेना ने यानी कि इंडियन आर्मी ने 1 अगस्त 2023 से किस रैंक और उससे ऊपर रैंक के अधिकारियों के लिए एक नई सामान्य वर्दी लागू की है? एक यूनिफॉर्म कॉमन यूनिफॉर्म लागू की है, ये आपको बताना है। तो इसके पहले अनाउंसमेंट हो चुकी थी। तो भारत में ब्रिगेडियर और उससे ऊपर रैंक के जो अधिकारी हैं उनके लिए एक नई सामान्य वर्दी लागू हुई है 1 अगस्त से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रिगेडियर। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा।
अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर देश के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? और दूसरा सवाल है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन बन गई है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर अगस्त महीने के पहले सप्ताह से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है। यहाँ से आने वाले किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप देखते ही कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम लोग जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।